powered by ITIL. उन्नीस की एक शाम बंबई की धूल भरी सड़कों पर एक पुरानी फिएट कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में बैठे थे हिमांशु राय और देविका रानी, दो ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय सिनेमा की तकदीर बदलने का सपना देखा था। उनकी आंखों में एक जुनून था, भारतीय फिल्मों को दुनिया के नक्शे पर लाने का जुनून। कार मलाड की ओर बढ़ रही थी, जहां एक खाली प्लॉट पर उनका सपना साकार होने वाला था। वो प्लॉट जो कल तक सूना था, आज भारतीय सिनेमा का मक्का बनने जा रहा था। हिमांशु और देविका ने तय किया था कि यहीं पर वो अपने सपनों का स्टूडियो बनाएंगे। ये कहानी है बॉम्बे टॉकीज की, भारत का पहला कॉरपोरेट फिल्म स्टूडियो जिसने अशोक कुमार, दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे कई सितारों को जन्म दिया। यही बोया गया वो बीज जो आगे चलकर बॉलीवुड का विशाल वृक्ष बना। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी बॉम्बे टॉकीज की। बॉम्बे टॉकीज को बनाया था हिमांशु राय ने। उनकी कहानी कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, वहां से शुरू होती है। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की, फिर वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लंदन में उन्हें थिएटर का कीड़ा लग गया। 1922 में उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ दी और निरंजन पाल के नाटक द गॉडेस में लीड रोल निभाया। इस नाटक ने हिमांशु की जिंदगी बदल दी। उन्होंने द इंडियन प्लेयर्स नाम से एक थिएटर ग्रुप बनाया और ब्रिटेन में टूर किया। हिमांशु और निरंजन का मकसद था भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना। उस वक्त ब्रिटेन में भारत पर बनी ज़्यादातर फिल्में सनसनीखेज होती थी। इनमें भारत को एक अजीब और रहस्यमय देश दिखाया जाता था। हिमांशु ने अपने सपने को साकार करने के लिए बंबई से पैसे जुटाए और द लाइफ ऑफ एशिया नाम की फिल्म बनाने का फैसला किया। 1924 में वो निरंजन के साथ म्यूनिख गए, जहां उन्होंने अमेरिका स्टूडियोज के साथ डील की। अमेरिका ने क्रू और इक्विपमेंट देने का वादा किया, जबकि हिमांशु और निरंजन ने फंड्स और इंडियन कास्ट का इंतजाम किया। हिमांशु राय और निरंजन पाल ने 3 शानदार साइलेंट फिल्में बनाई जो भारतीय कहानियों पर आधारित थी। द लाइट ऑफ एशिया 1925 में आई, महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित थी। शिराज 1928 में आई, ताजमहल की प्रेम कहानी थी। और अ थ्रो ऑफ डाइस 1929 में आई, महाभारत से प्रेरित थी। इन फिल्मों की शूटिंग भारत में हुई। हिमांशु ने खुद लीड रोल निभाया। कई राजा महाराजाओं ने अपने महल और मंदिर शूटिंग के लिए खोल दिए। हाथी, कीमती जवाहरात और हजारों एक्स्ट्रा, सब कुछ फिल्मों के लिए मुहैया कराया। जर्मन डायरेक्टर फ्रांस ऑस्टिन और कैमरामैन जोसेफ वोशिंग ने प्रोडक्शन टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने अपना अनुभव भारतीय क्रू के साथ बांटा। फिल्मों के नेगेटिव जर्मनी ले जाकर प्रोसेस और एडिट किए। ये फिल्में यूरोप में खूब चली, लेकिन भारत में उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। 1928 में हिमांशु की मुलाकात देविका रानी से हुई। देविका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती थी। उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन इंग्लैंड में बिताया। देविका फैब्रिक डिज़ाइनर थी और हिमांशु ने उन्हें अ थ्रो ऑफ डाइस के प्रोडक्शन में मदद करने के लिए बुलाया। इसी फिल्म में काम करते हुए दोनों में प्यार हुआ और 1929 में दोनों ने शादी कर ली। कर्मा देविका रानी की पहली फिल्म थी और बतौर अभिनेता हिमांशु राय की आखिरी फिल्म। इस फिल्म में रियल लाइफ कपल ने 2 पड़ोसी राज्यों के शासकों का किरदार निभाया जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिल्म में परंपरागत और प्रगतिशील मूल्यों के बीच टकराव, बाघ का शिकार और जहरीले सांप का काटना जैसे रोमांचक दृश्य थे। कर्मा पहली ऐसी फिल्म थी जिसे अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों वर्जन में शूट किया गया। फिल्म को पूरा होने में 2 साल लगे। बाहरी दृश्य भारत में शूट किए गए, जबकि इंडोर शूटिंग लंदन के स्टॉल स्टूडियोज में हुई। फिल्म की एडिटिंग भी लंदन में की गई। ग्रेट डिप्रेशन के दौर में हिमांशु को फिल्म पूरी करने और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में बहुत मुश्किल आई। भारतीय बिजनेसमैन जिन्होंने फिल्म में पैसा लगाया था, परेशान थे कि उन्हें अपने निवेश पर रिटर्न मिलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसी के चलते कर्मा के रिलीज में देर हुई और आखिरकार 1933 में जाकर फिल्म रिलीज हो पाई। मीडिया में फिल्म की खूब चर्चा हुई। देविका रानी की खूबसूरती और उनके उच्चारण की तारीफों के पुल बांधे गए। हालांकि फिल्म की कहानी कमजोर थी और इसमें हिमांशु की पिछली साइलेंट फिल्मों जैसे विजुअल आकर्षण भी नहीं था। कर्मा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इसकी पब्लिसिटी से हिमांशु और देविका के अगले प्रोजेक्ट का फाइनेंसर मिल गया। 1934 में हिमांशु राय और देविका रानी भारत लौटे और बंबई में बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड की स्थापना की।
बम्बई के बड़े बिजनेसमैन राजनारायण दुबे ने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। स्टूडियो बम्बई के दूर दराज इलाके मलाड में बनाया गया। हिमांशु के साथ फ्रांस ऑस्टिन और जोसेफ वोशिंग भी जुड़ गए, जिन्होंने उनकी साइलेंट फिल्मों पर काम किया था। लेखक निरंजन पाल भी टीम का हिस्सा बने। बॉम्बे टॉकीज अपने स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मशहूर था। स्टूडियो ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को फिल्म मेकिंग सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया। बॉम्बे टॉकीज ने भारतीय सिनेमा में कई नए प्रयोग किए। यहाँ पहली बार साउंड और इको प्रूफ स्टेजेस, लेबोरेटरीज, एडिटिंग रूम, प्रीव्यू थिएटर बनाए गए। स्टूडियो ने हॉलीवुड की तरह क्रिएटिव और बिजनेस पहलुओं का अलग अलग रखा गया। बिजनेस साइड राजनारायण दुबे देखते थे, जबकि हिमांशु और देविका क्रिएटिव काम पर ध्यान देते थे। यह अप्रोच भारतीय सिनेमा में एक नया एक्सपेरिमेंट था, जिसने स्टूडियो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बॉम्बे टॉकीज की फिल्में तकनीकी रूप से बेहद इंप्रेसिव होती थी। जर्मन टेक्नीशियंस के अनुभव ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। स्टूडियो ने कई प्रभावशाली इन्वेस्टर्स को भी अपनी ओर खींचा, जिनमें वकील सर फिरोज शाह मेहता, पूर्व बॉम्बे गवर्नर के बेटे सर रिचर्ड टेम्पल और मशहूर बिजनेसमैन F.E. दिनशॉ शामिल थे। फिल्मों की बात करें तो बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म थी जवानी की हवा, जो 1935 में रिलीज हुई। जवानी की हवा एक थ्रिलर फिल्म थी जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन असली धमाका हुआ अछूत कन्या, जो 1936 में आई। ये फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बल्कि इसने छुआछूत जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने का साहस भी दिखाया। 1936 में ही आई जीवन नैया, जिसने अशोक कुमार को स्टारडम दिया। इसके बाद किस्मत फिल्म ने तो इतिहास ही रच दिया। इस फिल्म में था मशहूर गीत दूर हटोए दुनिया वालों, जिसने देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी। किस्मत ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। ऐसा करके वो रिकॉर्ड बनाया जो कई सालों तक कायम रहा। बॉम्बे टॉकीज ने सिर्फ फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि कई सुपरस्टार्स को भी जन्म दिया। देविका रानी, अशोक कुमार, लीला चिटनिस, दिलीप कुमार और मधुबाला, ये सभी बॉम्बे टॉकीज की देन है। इन सितारों ने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की नींव रखी। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी का खिताब मिला। उनकी खूबसूरती और अदाकारी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिलीप कुमार ने बॉम्बे टॉकीज में पहले कैंटीन में काम किया, फिर एक्टर बने। जिद्दी, जो 1948 में आई, उसने उन्हें स्टारडम दिया। 1939 में आई महल फिल्म ने मधुबाला को रातों रात सेंसेशन बना दिया। ये सभी कलाकार आगे चलकर भारतीय सिनेमा के दिग्गज बने। बॉम्बे टॉकीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सोशल चेंज का जरिया भी बना। अछूत कन्या जैसी फिल्मों ने छुआछूत जैसे मुद्दों पर बात की। स्टूडियो ने पूरब और पश्चिम के बेहतरीन एलिमेंट्स को मिलाया। बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों ने भारतीय समाज के बदलते चेहरे को दिखाया। परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष, महिलाओं की बदलती भूमिका और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, ये सब दिखाया। बॉम्बे टॉकीज ने 40 के आसपास फिल्में बनाई, लेकिन इसका सफर उथल पुथल से भरा रहा। 1936 में स्टूडियो का नाम पहली बार एक स्कैंडल से जुड़ा, जब जीवन नैया की शूटिंग के दौरान देविका अपने को स्टार नजमुल हसन के साथ कलकत्ता चली गई। हिमांशु ने उन्हें वापस आने के लिए मना तो लिया, लेकिन इस घटना से रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी। नजमुल हसन जीवन नैया के हीरो थे। हिमांशु राय ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और जल्दबाजी में नए हीरो की तलाश में हिमांशु ने लैब टेक्नीशियन अशोक कुमार को लीड रोल दे दिया। ये फैसला भारतीय सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अशोक कुमार रातों रात स्टार बन गए और उनका करियर 1990 के दशक तक चला। बॉम्बे टॉकीज के लिए अगली मुसीबत शुरू हुई 1939 में, जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। ब्रिटिश सरकार ने स्टूडियो के जर्मन टेक्नीशियंस को युद्ध के काम के लिए भर्ती कर लिया। ये स्टूडियो के लिए एक बड़ा झटका था। फ्रांस ऑस्टिन और जोसेफ वोशिंग जैसे प्रतिभाशाली लोगों के बिना तकनीकी गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया। ये सब मुसीबतें चल रही थी कि साल 1940 में महज 48 साल की उम्र में हिमांशु राय का देहांत हो गया। ये बॉम्बे टॉकीज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हिमांशु की मौत के बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज की कमान संभाली। उस जमाने में किसी औरत का एक फिल्म स्टूडियो चलाना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। 1943 में स्टूडियो के भीतर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। प्रोड्यूसर शरथर मुखर्जी और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों ने बगावत कर दी। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज छोड़कर फिल्मिस्तान नाम से एक नया स्टूडियो शुरू कर दिया। 1945 में देविका रानी ने रूसी पेंटर स्वेतोस्लाव रुएरिक से शादी कर ली और बॉम्बे टॉकीज के शेयर बेच दिए।
वो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर बैंगलोर चली गई। देविका रानी के जाने के बाद बॉम्बे टॉकीज को बचाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन स्टूडियो अपने पुराने गौरव को वापस नहीं पा सका। 1953 में तोलाराम जालान नाम के एक बिजनेसमैन ने इसे खरीद लिया और बंद करने का फैसला किया। जून 1954 में बॉम्बे टॉकीज की आखिरी फिल्म रिलीज हुई। इस तरह एक युग का अंत हो गया। आपकी अगर बॉम्बे टॉकीज से जुड़ी कोई मेमोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तारीख का एपिसोड कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्सों के लिए आप लैलेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।